बात शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना। ठीक, चलिए तो बेटा आपका कल हो गया था। ठीक, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन एंड एक जनरल पॉइंट पे हम लोगों ने फील्ड कैसे होता है वो फाइंड कर लिया था। ठीक, डिफरेंट पोजीशन पे फील्ड क्या होगा, रिलेशंस। तो आप बता दो एक लोग आप। हम तो दिव्या कहाँ थी 2 दिन? स्कूटी। अरे तो हमारे रोड पे हमेशा गाड़ी चलती है यार 24 आवर्स। इधर से भी बस मिलती है ना? लेट हो जाता है जब पूरा रोडवेज वाला ऐसा नहीं करते हैं। अब इतना बसें लगी रहती है कि 5 मिनट के बाद हर एक आध गाड़ी तो निकल ही जाती है। ठीक, आप पहुंच जाओ रोडवेज पे 5 से 10 मिनट के अंदर कोई ना कोई गाड़ी आपके रूट के लिए हमेशा मिल जाती है। मैक्सिमम वेटिंग टाइम 10 मिनट है आपके रूट का। ठीक, हाँ बेटा, हाँ बिना वेट किए खाली अपनी पर्सनल गाड़ी ही चलती है, वो भी जाम लग जाएगी तो भी रुकना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए जो है थोड़ा सा एफर्ट करिए, क्योंकि एक दिन छूटेगा दूसरे दिन फिर नहीं समझ में आएगा यार। चलो देखो फिर आप, हम लोग बात कर रहे थे क्या, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट पॉइंट पे। आप बोल दो पहले एक्सियल पोजीशन पे फील्ड के लिए फार्मूला क्या पढ़ा था कल? किसी बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पोजीशन पे फील्ड का फार्मूला क्या पढ़ा था? ये हाँ, म्यू नॉट अपान क्या था बेटा? जो लोग नहीं थे देख लीजिए, 2m अपान आर क्यूब। ये कोई बार मैग्नेट अगर आपके है, सपोज दैट ये बार मैग्नेट है बेटा, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने पी लिया। इस पॉइंट पे फील्ड का जो फार्मूला आपका होता था, अगर इनके पोल स्ट्रेंथ प्लस m और माइनस m आपने लिया, पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस जो है, टोटल लेंथ जो लिया पोल टू पोल, वो 2l लेते हैं बेटा। कितना लेते हैं? 2l है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे m जो आपका होगा, m इक्वल टू क्या लिख रहा है, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l आपका होता है। ठीक, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये क्या डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन हुआ था एक्सियल। एक ऐसे इक्वेटोरियल पे हम लोगों ने लिखा था, किसके लिए? इक्वेटोरियल के लिए। आप बता दो बी इक्वेटोरियल जी, म्यू नॉट अपान 4 पाई आर। बैठो, वहां पे लिखा था बेटा म्यू नॉट अपान कितना, 4 पाई m अपान क्या, आर क्यूब। ठीक, m अपान आर क्यूब हो जाता था ये इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। थीटा एंगल के लिए आपको बोला गया था। थीटा एंगल के लिए कितने लोग बताओगे? थीटा एंगल के लिए फार्मूला याद कर लो भाई, बिना फार्मूले बातें नहीं बनेंगी। वैसे मैक्सिमम टाइम पे एक्सियल और इक्वेटोरियल ही पूछा जाता है, बट अगर एंगुलर पे पूछा जाएगा तो क्या होगा जी, बता दे बेटा, खड़े हो जा। आप ये राइट हैं? नहीं सुना कैसे? कुछ छोड़ा नहीं आपने, फिर से बोलिए। इसके बाद और आर और एम कहाँ चला गया? कहाँ रहेगा? एम बाई क्या है? आर क्यूब। मतलब आधा कहानी छोड़ देती है। अरे याद कर बेटा, एकदम सही सही। कैसा? सही सही। बैठो। तो जब हम लोग एक्सियल किसी एंगल पे लेता था बेटा, बी थीटा, थीटा एंगल पर अगर लेते थे, ठीक है, तो उस केस में लिखा था म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान क्या, आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये 3 कंडीशन आपकी थी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम लोग डिफरेंट पोजीशंस पे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, किसकी वजह से? किसी बार मैग्नेट की वजह से। कोई बार मैग्नेट है, उसकी वजह से अलग अलग पोजीशन पे अगर फील्ड की वैल्यू आप डिटरमाइन करेंगे तो वहाँ पे फील्ड क्या मिलेगा, वो रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। कोई भी आपका क्या है, बार मैग्नेट है, उसकी वजह से अगर फील्ड की वैल्यू को आपको डिटरमाइन करनी है डिफरेंट पोजीशंस पे, तो क्या होगा, इसके बेस पे हम लोग यहाँ से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया था। तो एक क्वेश्चन, चलिए अभी पहले लिख लीजिए तब क्वेश्चन कराते हैं। हो गया इतना बेटा? तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग यहाँ से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम लोग डिस्कस कर लिया था, प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया था। हो गया था? ठीक, नेक्स्ट हेडिंग कर लो।
आपको इसी में पढ़ना था बेटा ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, क्या चीज़, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो आप यहाँ ये प्रॉपर्टीज हो गई थी। हम लोग ने 12 मिनट पे पहले ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वगैरह पढ़ लिया था, टार्क वगैरह पहले पढ़ लिया, पीछे ही हमने पढ़ा दिया था, ठीक, ये चीज़ें हो गई थी। हमें यह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है, इसमें अलग से अलग पार्ट में दे दिया होगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पे आगे पीछे थोड़ा दिया गया है, तो ये तो इसे बता दें या तो चलिए इसी के बेस पे करवा देते हैं, इसमें भी सिस्टमेटिक लिखिए, हेडिंग कर लो तब, या तो मैग्नेटिक फील्ड लगा के पहले ही पढ़ लीजिए तब फिर बताते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये जरा एक बार देख लो, पीछे आपको ससेप्टिबिलिटी वगैरह पढ़ाया तो नहीं था, एक बार देख लो, शायद मुझे लग रहा है नहीं हुआ अभी, क्योंकि अलग अलग बैच में चलता है, वो कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ के नहीं। ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक, ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं हुआ ना, चलिए तो बता देते हैं इसी में। देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे ऐसे जनरल बेटा, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो आपको पहले स्टार्ट किया गया था तो बोला गया था जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसे 3 कैटेगरी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग मटेरियल को सब डिवाइड कर लेते हैं, डाया, पैरा और क्या, फेरो। अब इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारी होती है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज आपकी होंगी वो कौन कौन सी होंगी, किनके बिहाफ पे हम लोग करते हैं। एक जनरल हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर आपको अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे डिस्कस किया जाएगा। जनरल केस में क्या होता है बेटा, डायमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल व्हिच आर वीकली रिपेल, ठीक है, कैसा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वीकली रिपेल होते हैं। कैसे वीकली क्या होंगे, रिपेल होंगे। जैसे मैं आपने मैग्नेट रखा, मैग्नेट से वो दूर की तरफ अवे मूव करते हैं। रीजन क्या होता है, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 होती है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनके पास अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 0 होते हैं, उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली वो रिपेल होते हैं। ये कंडीशन हमारा हो गया डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। जब पैरामैग्नेटिक की हम लोग बात करते हैं, दे आर वीकली अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड में फिर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी अगर हम लोग मैग्नेट ले जाएंगे उसके पास में तो उससे क्या करेगा, वो अट्रैक्ट होता है, बट वीकली अट्रैक्ट होता है। रीजन होता है बेटा इनके पास अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं ना, आइदर 1 और 2, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आइदर क्या होंगे, 1 होंगे, और क्या होंगे, 2 होंगे। अगर 1 या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो उस केस में वहाँ पे इंट्रैक्शन तो होगा, बट चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड लेसर हैं इसलिए वहाँ पे वीक अट्रैक्शन होता है, ठीक। और जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, ड्यू टू दे कंटेन्स 3 और मोर देन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, 3 और मोर देन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी वजह से हमारा वहाँ पे क्या होता है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है। और अभी जब हम लोग कैसे मैग्नेटाइज करते हैं हम लोग, तो उस केस में अभी डोमेन्स वगैरह डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो ये तो कंडीशन हो गया डाया, पैरा और फेरो। यानी डाया होगा तो वीकली फील्ड से रिपेल होगा, पैरा होगा तो वीकली अट्रैक्ट होगा, फेरो होगा तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। यानी कि पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी कैसी होती है आपकी, सिमिलर होती है। पैरा वाला वीकली शो करेगा और फेरो वाला स्ट्रांगली शो करेगा। पैरा कैसा शो करेगा, वीकली, और फेरो वाला कैसा शो करेगा, स्ट्रांगली। तो जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं वो पैरा होंगे, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे वो फेरो होंगे। दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर, जो पैरा शो करेगा वो फेरो भी करेगा, बट एक स्मॉल एक्सटेंट में करेगा, दूसरा वाला क्या होगा, लार्ज एक्सटेंट में होगा। जैसे कहा जाए पढ़ाया गया, अब मान लो 2 लोग कंसीडर कर लिया, 2 लोग पढ़ रहे हैं, कंपेयर किया गया, अब दोनों को सेम सेम पढ़ाया गया। अब जो ज़्यादा सिंसियरली ध्यान देगा वो क्या करेगा, ज़्यादा सीखा जाएगा। जो कम सिंसियरली ध्यान देगा या नहीं पढ़ के आएगा वो कम सीखेगा, क्या जो पढ़ के आएगा ज़्यादा सीखेगा, जो नहीं पढ़ के आएगा वो कम सीखेगा, जो सिंसियरली रहेगा वो ज़्यादा सीखेगा। तो कंडीशन ऐसे ही पैरा और फेरो का होता है, दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जैसे आप सभी लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कौन ज़्यादा सीखेगा, जो ज़्यादा सिंसियरली ध्यान देगा, ठीक। तो कंडीशन आपका वैसे ही है, वहाँ पे जो ज़्यादा मैग्नेटाइज कौन होगा, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लार्ज होंगे। वीकली कौन मैग्नेटाइज होगा, जिसमें स्मॉल होंगे। दोनों मैग्नेटाइज हो रहे हैं, बट एक क्या हो रहा है, लार्ज और एक स्मॉल। दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जिसमें होगा वो आपका डाया कहलाएगा, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और आप ज्ञान ले रहे हो केमिस्ट्री का या हिस्ट्री का, तो कैसा हो गया, अपोजिट वाला हो गया, ठीक।
तो वो कौन वाले हो गए, डाया वाले हो गए, और जो सिमिलर अटेन कर रहे हैं वो कौन वाले हो गए, पैरा और फेरो वाले हो गए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आपकी होती है बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो टर्म देते हैं हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स के टर्म में उसकी स्टडी करते हैं। तो लिखिएगा, देखिए मैग्नेटिक मटेरियल having different properties, मैग्नेटिक मटेरियल होते बेटा, उसमें डिफरेंट क्या शो करेंगे वो प्रॉपर्टीज। पहला लिखिएगा मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसी कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हम करा लेते इस पर भी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, क्वेश्चन है कुछ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पहले कर लीजिए तब क्वेश्चन करवाते हैं। अब जरा समझ लो, कोई भी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है बेटा, पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल पर यूनिट एरिया से जितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास आउट होंगे, जितना लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया से पास आउट हो रहे हैं, वो डिनोट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को या मैग्नेटिक इंडक्शन को। किसको, मैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक, अब ये सपोज दैट यहाँ से जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास आउट होंगे तो इसका मतलब फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, या मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे लार्ज होगा। अगर लेसर पास आउट हो रही है तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, स्मॉल होगा। तो जितना पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मल टू द क्या फील्ड ज़्यादा पास आउट होंगे लाइंस, उतनी फ्लक्स डेंसिटी लार्ज, और जितनी लेसर पास आउट होंगे उतना फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। जैसे मान लो ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब यहाँ से जितना ज़्यादा पास आउट हो रहा है उतना लार्ज फील्ड यहाँ पे होगा, जितना कम होगा उतना फील्ड स्ट्रांग होगा। और फील्ड स्ट्रांग होने का मतलब क्या हो गया, फील्ड इंडक्शन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। कम होने का मतलब क्या हुआ, कम हुआ। ठीक, तो लिखिएगा मैग्नेटिक इंडक्शन कैपिटल बी से, ब्रैकेट में लिख लो बेटा, कैपिटल बी से हम लोग डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल बी, बी ए बी वाला बी, बॉल वाला। ठीक, लिखिए द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स inside a magnetic substance, inside a magnetic substance, number of magnetic lines of force inside a magnetic substance, inside a magnetic substance per unit, ऐसे क्या सब्सटेंस क्रॉसिंग पर यूनिट कर लो, क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन, नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन, नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन is called the magnetic induction, is called the magnetic induction। मतलब नेट उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना आपका प्रेजेंट है उसके मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं बेटा। ठीक, उसे कहेंगे मैग्नेटिक, क्या कहेंगे, इंडक्शन कहेंगे, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। और डिनोट करते हैं कैपिटल किससे, बी से। ठीक, यूनिट क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, नीचे लिखिएगा SI यूनिट ऑफ B इज
वेबर पर मीटर स्क्वायर आर टेस्ला क्या होता है, बे का जो SI यूनिट आपका होगा बेटा ये क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर आर, इसी को टेस्ला बोलते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसी को, टेस्ला बोला जाता है, आर टेस्ला, ठीक। एंड CGSI यूनिट है, कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है, CGS का लो, एंड CGS यूनिट इज, याद है किसी को, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, वहां पे पढ़ाया गया था जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया गया था, गॉस, लिख लो GAUSS लिखिएगा, CGS यूनिट ऑफ B इज गॉस। और टेस्ला और गॉस में रिलेशन जब लिखते हैं तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या 1 टेस्ला की वैल्यू 10 टू पावर क्या, कितना, 4, 10 टू पावर 4 गॉस के बराबर होता है, तो नोट कर लीजिएगा। CGS यूनिट क्या बोला गया बेटा, गॉस, और 1 टेस्ला इक्वल टू या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 वेबर क्या पर मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमारा किसके बराबर होगा, 10 टू पावर 4 गॉस के बराबर हो जाएगा। तो ये रिलेशन होता है, गॉस को कैपिटल G से डिनोट कर लेते हैं और वेबर पर मीटर स्क्वायर तो वही है, उसी को आप टेस्ला भी बोल लेते हैं, ठीक। तो इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा। अब अगर ठीक जितने लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज़्यादा पास आउट हो रही है इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी उतनी लार्ज होगी, ठीक। और जितनी लाइन्स ऑफ फोर्सेस कम पास आउट होंगी उतना फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, स्मॉल होगा। अब इसी को हम लोग अभी थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को फील्ड में रखोगे तो वो रिपेल करेगा, इसका मतलब उसमें इंडक्शन कम होगा, ठीक। अगर पैरा को रखेंगे और फेरो को रखेंगे तो दोनों में इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्या, नॉर्मल फील्ड के जो लाइन्स ऑफ फोर्सेज होंगे उसे वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो फील्ड इंटेंसिटी उसके अंदर जो आपकी होगी वो इंक्रीज कर जाते हैं, यानी लाइन्स को कन्वर्ज करता अपनी तरफ, और जब डाया रहेगा तो क्या करेगा, वो डाइवर्स करेगा, अपने से दूर भगाएगा। इसलिए अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक डायमैग्नेटिक मेटल रॉड को आप रख दीजिए तो फील्ड लाइन्स अवे रिपेल होती हैं, और पैरा या फेरो रखेंगे तो कन्वर्ज होंगे, वहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या करेगा, डेंसिटी वहाँ बढ़ जाती है, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है। फिलहाल अभी जब अलग अलग मटेरियल हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा। दूसरा लिखो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब जरा सुनना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल है बेटा उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है, ठीक, जितना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, वो कहलाएगा आपका क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक। मतलब जैसे आपको चीज़ें समझाई गई, आपने कितना उसमें से समझ लिया वो आपके समझने की कैपेबिलिटी को डिनोट करेगा। कोई चीज़ समझाया जा रहा है, समझाया तो सबको बराबर जा रहा है ना, जितने लोग प्रेजेंट है सभी को क्या कर रहा है, सेम सेम चीज़ें समझाई जा रही हैं। अब उसमें से कितना आप क्या ग्रैप्स कर पाए, कितना सीख पाए, वो आपकी क्या हुई, यानी कि सीखने की टेंडेंसी हुई। ऐसे ही किसी भी मटेरियल को अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा उसमें, जितना मैग्नेटिक मोमेंट कितना पर यूनिट वॉल्यूम में डेवलप होगा वो कहलाएगा क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। कितना वो मैग्नेटाइज हुआ, कितनी कैपेबिलिटी उसके मैग्नेटाइज होने की है, उसी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन कह लेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कैपिटल आई से डिनोट करते बेटा, किससे डिनोट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आपका होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसे डिनोट करते हैं हम लोग किससे, कैपिटल आई से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे नोट करेंगे बेटा, कैपिटल आई से। तो लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, ठीक। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक। यानी किसी को हम लोग कह लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आपका होता है, इसी को सिंपली हम लोग बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन मैग्नेटिक सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। कितना उसमें मैग्नेटाइजेशन हुआ वो मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करेगा, जितना ज़्यादा होगा। और उस केस में क्या हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो हो रहा है वो उसकी इंटेंसिटी को डिनोट करता है, ठीक। जैसे लाइट इंटेंसिटी हम लोग पढ़ते थे, यूनिट वॉल्यूम में कितना लाइट फोटॉन्स आके इंसिडेंट होते थे, उसे लाइट इंटेंसिटी कहते थे। ऐसे ही यहाँ पे जो होगा मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी जो होगी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना क्या हो रहा है, वो मैग्नेटाइज हो रहा है, वो मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। उसे क्या कह लेंगे हम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह लेते हैं। तो इसके बेस पे आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, उसके बेस पे क्या होगा आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो लिखिएगा, लिखिए बेटा, तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो लिखिएगा, नीचे लिखिए, if magnetic moment produced in the substance m in volume v of the substance, 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 लिखिएगा, then I equal to m by v, I equal to क्या हो जाएगा, m by v। यह मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा। तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज क्या, मैग्नेटिक, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा, ठीक। क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक। तो I इक्वल टू m by v। कितने लोग यूनिट बताएंगे बेटा, यूनिट ऑफ I कितने लोग बताओगे, सोच के बताओ। इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन आपका है इसकी यूनिट क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट, ले जाओ, कुछ सोच रही हो, बताओ। एम्पियर पर मीटर। और कोई लोग जी, एम्पियर, मतलब जिन्होंने बताया वही वाला सही है। और कोई लोग, अच्छा कैसे आया एम्पियर पर मीटर जी, जल्दी बताओ, आप बताओ। NI था तो हाँ हाँ जी, आपने मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट पढ़ा था एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और अपान वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, तो दो पावर कैंसिल हुआ, बचा क्या नीचे, एक पावर, तो एम्पियर पर मीटर। यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर, ठीक। एम्पियर पर मीटर हो गया, इसी को A बाई एम, ठीक, एम्पियर पर मीटर हो गया, ठीक। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है यूनिट हो गया बेटा एम्पियर पर मीटर। अच्छा अगर डायमेंशन कहीं पूछ ले तो क्या करेंगे बेटा, डायमेंशन कितना होगा यार, हाँ जी,
भाई करंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो एल ऐसे, अगर डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग तो एल इंटू ए के पावर, एल के पावर -1 इंटू ए, ऐसे कर लीजिए। आर एम के पावर 0, एल के पावर -1, टी के पावर 0 एंड दोनों टर्म में कभी कभी होता है जो चीज़ें हमारी, चूंकि MALT बेस हम लोग यूनिट लेते थे, ठीक। तो उसके टर्म में जब लेंगे तो आपका पूरा लिखेंगे एम के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर 0 ए, या ऐसे लिख लो एल के पावर -1 इंटू ए, या ए इंटू एल के पावर -1 भी ले सकते हो, बट ज़्यादातर टर्म होता है MALT और ए के टर्म में लिखना, ठीक। मतलब पहले इन फैक्टर में आए तब उसके बाद आप रखिए सबसे जो आपके हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा बेटा, इंटेंसिटी हो गया। नेक्स्ट है निकालो मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आपने लिखी है क्या? मैग्नेटिक ले लीजिए आप, अभी परमिबिलिटी नहीं पढ़े हैं, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखिए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी आर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ओ आर, आर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी आर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसे एच से, वेक्टर एच से, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एच कैपिटल एच वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लिखना। The capability of magnetizing field, capability of magnetizing field to magnetize the substance, capability of magnetizing field to magnetize the substance, capability of magnetizing field to magnetize the substance, to magnetize the substance is called magnetic intensity, is called magnetic intensity। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। आगे लिखिएगा। अब जरा सा थोड़ा समझ लो बेटा, जैसे कोई भी सब्सटेंस है, ठीक, जब हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे तो आपने डिफाइन किया क्या? द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस, ठीक, इज कॉल्ड क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बोला ना। अब कंडीशन क्या हो रहा है, दोनों थोड़ा समझना बेटा। पीछे हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ा था और यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी पढ़ा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता था जो मटेरियल होता था, ठीक, वो कितना इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है उसके मेजरमेंट की कैपेबिलिटी को हम लोग कहते थे। जैसे कहा जाए कि आप कितना सीख सकते हो, ये आपके समझने की किसको कैपेसिटी यानी क्षमता को डिनोट करेगा, ठीक। और दूसरा होता है हम कितना आपको सिखा सकते हैं, ये हमारे सिखा पाने के टेंडेंसी को डिनोट करेगा, ठीक। जैसे मान लो कोई चीज़ है, अब यहाँ पे दो टीचर खड़े कर दिए जाएं, एक ने पढ़ाया वही चीज़ सेम चीज़ों को, दूसरे ने पढ़ाया उन्हीं सेम चीज़ों को, किसने ज़्यादा अच्छी तरह से समझा पाया वो उसके समझा पाने की, और किसने कम अच्छे से समझा पाया, तो उन दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो क्या होगा? जो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ गई, इसका मतलब उसके समझाने की कैपेबिलिटी क्या थी?
ज़्यादा अच्छी थी, ठीक। और जो कम अच्छे से उसी चीज़ को समझा पाया उससे कैपेबिलिटी क्या थी, कम थी। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं तो ये उस मटेरियल की नहीं, किसकी, जो आपको फील्ड अप्लाई किया जा रहा है उसके मैग्नेटाइजिंग पावर को डिनोट करता है, कितना वो सामने वाले को मैग्नेटाइज कर लेगा। जैसे सेम मटेरियल है, ठीक, अब आपने अलग अलग जगहों पे रखा गया और फील्ड हम लोग अपने अप्लाई किया मैग्नेटाइजिंग, जो ज़्यादा डेवलप मैग्नेटाइज कर पाया इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। जैसे जो ज़्यादा अच्छे समझा पाया उसके समझाने कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वैसे ही जो ज़्यादा क्या मैग्नेटाइज कर पाएगा उसकी मैग्नेटाइजिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपकी हो रही है, आपने लिखा द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, किसकी, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो कितना कैपेबल है क्या करने के लिए, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए, वो उसके मेजरमेंट को हम लोग कह लेंगे बेटा क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह लेंगे, ठीक, समझ गए। और रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं बेटा यहाँ पे एच से, एच इक्वल टू आता है बी अपान क्या, म्यू नॉट। और वहीं पे अगर इनिशियली एक चीज और दूसरी चीज हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक, अगर इनिशियली जो बॉडी है उसमें कुछ इंटेंसिटी थी तो माइनस उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। जैसे आपको कोई चीज समझाया गया, मान लो कोई चैप्टर आपको पढ़ाया गया, आप ऑलरेडी एक बार पढ़ के आए हो, 11th 12th आपने पढ़ रखा है तो कुछ तो पढ़ा होगा ना, जो कुछ पढ़ा होगा तो आपके पास कुछ तो नॉलेज होगा पहले का, माना जाता है। ऐसा जीरो करके कितने लोग आते हैं, हाथ उठाओ। जीरो वाले कितने हैं जिन्होंने पहले कुछ भी नॉलेज नहीं गेन किया था, ऐसा कोई है ना, क्या बोल रही है, खाली डब्बा, नहीं खाली डब्बा हो तभी सही है, मतलब जो भरा जाएगा तो भरा तो जाएगा, कम से कम गलत वाला ना हो। जैसे दो चीजें होती है ना, ठीक है, एक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप मन से पढ़ लेंगे तो भी सीख जाएंगे, और एक है अगर आपने पढ़ा है गलत तरीके से पढ़ा है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले गलत वाले को आपको रिमूव करना पड़ेगा, फिर सही वाला क्या करेगा उसमें जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में और टिपिकल होता है, या तो आपने सही पढ़ा हो तो फिर उसी में आप ऐड कर लिया, और आपने कहीं उल्टे तरीके से पढ़ा हुआ है तो फिर, है ना, ठीक। तो कंडीशन है फिलहाल यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, जब निकाला जाता है क्या चीज़, एच की वैल्यू क्या होगी, तो एच की वैल्यू होता है बेटा बी बाई म्यू नॉट माइनस आई। आई क्या था, पहले से जो उसमें प्रोड्यूस, पहले से जो प्रेजेंट था, यानी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है पहले से जो उसमें क्या थी, आई आपकी प्रेजेंट थी, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसकी थी, ठीक, उसको जो टोटल डेवलप हुआ उसमें से माइनस कर दिए, तभी तो जितना और सीखा वो पता चलेगा। जैसे आपको नॉलेज जो था, मान लो एक टेस्ट पेपर दिया गया, आपने वो 100 मार्क्स का पेपर था, आपने मान लो 40 मार्क्स गेन किया, कितना 40 मार्क्स उसमें गेन किया विदाउट क्या क्लास, अभी उसमें क्लास में आपको कोई चीज़ डिस्कस नहीं किया गया, आपने 40 नंबर के क्वेश्चन बना लिए, ठीक, सही आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं, आपको पढ़ा दिया गया। अब पढ़ाने के बाद अगर ये मार्क्स आपके बढ़ के मान लो 40 से जो भी बढ़ रहा है, 60 80 100 जो भी हो रहा है, मान लो 60 किसी को हुआ, किसी का 80 हुआ, किसी का 90 हुआ, किसी का 40 रह गया, क्या रह गया जी, 40 झपकी मारेगी तो क्या होगा, हाथ हटाओ ये, ठीक, तो क्या रह जाएगा 40, नहीं तो ध्यान से सुनेंगे तो बढ़ जाएगा, है ना। तो नींद आ रही थी बिटिया को, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपने पढ़ने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, मान लो 40 था आपका बढ़ के 80 हो गया, अब 40 से आपका 80 हुआ, इसका मतलब क्लास लेने के बाद इतना आपने क्या किया, इनमें से इसको माइनस करोगे तभी तो कितना गेन किया आप सीखोगे ना। ऐसे ही जो मटेरियल है उससे कुछ ना कुछ अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में पहले से होगी, बाद में मैग्नेटाइज करने के बाद टोटल कितना हो गया, उसमें से इनिशियल वाले को क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो जो आपका होगा वो नेट आपका कितना मैग्नेटाइज हुआ उसकी प्रॉपर्टी आपकी उतना वैल्यू उसकी क्या होगी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे कि यहाँ पे जब निकालेंगे बेटा एच की जो वैल्यू होगी, एच इक्वल टू बी अपान कितना म्यू नॉट, ठीक, माइनस क्या कर लेंगे जो पहले से था उसके अंदर, ठीक, इनको इसमें से घटा लिया, अगर पहले से जीरो है अनमैग्नेटाइज था तो इसका मतलब आई की वैल्यू जीरो, जब आई की वैल्यू जीरो तो एच की वैल्यू सीधे बी बाई म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, और पहले से कुछ उसमें प्रॉपर्टी थी तो उसको आप माइनस कर लेंगे तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या होगी मिल जाएगी। तो ये कंडीशन आपका होता है, बात समझ में आई, मतलब जितना टोटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाद में रही उसको उसमें से पहले जितनी थी उसको माइनस कर लो तो कितना मैग्नेटाइज हुआ वो वैल्यू आपको मिल जाएगा। जैसे आपको बोला गया बेटा पेपर पढ़ाने से पहले टेस्ट लिया गया, 40 नंबर आपको मिले 100 में, पढ़ाने के बाद बोला गया तो आपको 80 मिल गया, हो सकता है किसी नंबर किसी 100 मिल जाए, किसी 60 मिला, किसी 45 मिला,
ठीक। तो उस कंडीशन में जितना आपको मिला, हमने रफ डाटा लिया, मान लो आपको 80 मिला, तो 80 मिला इसका मतलब आपने 40 का मार्क्स गेन किया पढ़ने के बाद। ऐसे ही जो मटेरियल था उसमें जितनी प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक, अब उसके मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने पे जितना और बाद में हो गया टोटल, उसमें से इनिशियल को माइनस कर देना, तो कितना मैग्नेटाइज हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड की कैपेसिटी को बता देगा, कितना उसके मैग्नेटाइज करने की टेंडेंसी है। हो जाएगा? तो लिखो, क्या लिख लिया बेटा? एच हो गया, ठीक। आगे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा फार्मूला बना लो बेटा, H इक्वल टू बी अपान म्यू नॉट माइनस आई। और बेटा इसकी भी यूनिट वही होगी जो हमारी आई की यूनिट था। अभी आई का यूनिट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एम्पियर पर मीटर। तो इसकी भी यूनिट क्या रहेगी? सेम लिख लीजिए। इट्स यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज, सीजीएस वहां लिखा था, लिखना चाहो लिख लो, और स्टेट होता है फिलहाल। देखिए इट्स एसआई यूनिट इज, एच की जो एसआई यूनिट होगा, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज, लिख लो, सीजीएस यूनिट इज ओर्स्टेड, OERSTED, ओर्स्टेड, सीजीएस यूनिट इज ओर्स्टेड। तो सीजीएस यूनिट बेटा ओर्स्टेड होता है, और एसआई यूनिट जो होता है वो, ठीक हो गया। वहीं पे एक स्पेशल करके एरो लगा के पॉइंट बना लो बेटा। वैक्यूम की कंडीशन में इनिशियल मैग्नेटिक जो टेंडेंसी आपकी होगी, यानी फील्ड जो होगा, वो हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? जीरो। आई की वैल्यू पहले क्या ले लिया? जीरो, ठीक। तो आई की वैल्यू जब जीरो आपका है, क्या होगा? आई की वैल्यू आपकी जीरो है, तो उस कंडीशन में जो एच होगा वो बी बाई म्यू नॉट का क्या हो जाएगा? बराबर। तो एरो लगा के ऐसे पॉइंट बना लो, लिखिएगा इन वैक्यूम I इक्वल टू जीरो। इन वैक्यूम I की वैल्यू कितने होते बेटा? जीरो। सो H इक्वल टू कितना आएगा? बी बाई म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा आपका? H की वैल्यू बी बाई म्यू नॉट के, आई का जीरो है तो माइनस नहीं जा सकता। क्या हो गया? अगर कोई ऐसी कंडीशन आपकी आती हैं जो निगेटिवली हो, जैसे हमने बोला ना, आप अगर उल्टा पढ़ के आई हो तो पढ़ाना और भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो पहले उल्टे को आपको जीरो करना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव सीखोगी, ठीक। तो फिलहाल यहाँ नहीं रहता है, यहाँ का मतलब हो जाएगा डाया वाला, यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा फिर? डाया वाला, ठीक हो गया। क्योंकि हम लोग जो मैग्नेटाइज करते हैं मेनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जाता है, ठीक। तो वो चीज़ें रहती हैं। ओके बेटा, दूसरा लिखिएगा लिखना, दूसरा पॉइंट, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल is kept inside solenoid, when magnetic material is kept inside solenoid, then टोटल जो B की वैल्यू होगी बेटा, वो B नॉट, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होगा क्या, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो, और प्लस जो हम लोगों ने सोलेनाइड लिया है, तो सोलेनाइड में जब करंट पास आउट कराएंगे तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, तो वहाँ पे बी नॉट प्लस BM ले लेते हैं, यानी कि जो हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल,
उनकी वजह से, तो दोनों के सम के बराबर होता है। तो क्या पॉइंट लिखा, इफ when material is kept inside solenoid, then देखो B equal to V naught plus Vm, V equal to V naught plus Vm, V equal to V naught plus कितना Vm लिखिएगा। where V naught equal to V naught equal to where V naught equal to लिखिएगा, देखो बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड Bm इक्वल टू Bm इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। तो वहां पे दोनों के सम के बराबर हो जाता है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है और जो हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है मटेरियल में, उसकी वजह से जो डेवलप हो रहा है, उन दोनों का क्या करेंगे आप, सम करके तब बी की जगह पे इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, तो ये कंडीशन आपका आता है। अगला लिखना बेटा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, नेक्स्ट करिएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये होता है जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है B/H का जो रेशियो होता है उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी B/H। ठीक, तो डिफाइन कर लीजिए, तब उसके बाद फिर समझाते हैं। लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लिखना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B, मैग्नेटिक इंडक्शन B inside the magnetized substance, inside the magnetized substance to the magnetized substance to the magnetic intensity H, to the magnetic intensity H of the magnetizing field, magnetic intensity H of the magnetizing field, of the magnetizing field। नीचे लिखिए दैट इज ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, नीचे लिखिए दैट इज म्यू इक्वल टू B/H, म्यू की जो वैल्यू होगी म्यू इक्वल टू B/H, म्यू इक्वल टू कितना होगा B/H के बराबर होता है। हो गया, नीचे लिखिएगा इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, सोचो जरा, हाँ बेटा
वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक, देखो आपने लिखा था बेटा जो बी होता था उसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। भाई हमने इसका लिखा था क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एस का लिखा क्या, एम्पियर पर मीटर। ये ऊपर गया और ये नीचे आया तो हुआ क्या, वेबर इंटू मीटर अपान एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एक मीटर कैंसिल होगा तो बचा क्या, वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। तो म्यू का जो यूनिट हो गया वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर हो गया, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, पूरा पढ़ेंगे वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक हो जाएगा, तो ये ऐसा यूनिट जो होगा वेबर पर एम्पियर पर मीटर हो जाएगा बेटा। या इसी को टेस्ला पर क्या, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर कह सकते हैं। आर लिख लेना अगर टेस्ला टर्म में भी कहीं आता है, आर से क्या कह सकते हैं बेटा, टेस्ला और मीटर पर एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ठीक, तो उसके बेस में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या उसकी यूनिट होगी, हो जाएगी। तो वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर और टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, इसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। क्या होगा कैसे होगा आप भी नोट कर लेते हैं। ठीक, आगे लिखना नेक्स्ट, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी बेटा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव निगेटिव नहीं, रिलेटिव RELATIVE, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर से डिनोट करते हैं बेटा। इससे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डिनोटेड बाई म्यू आर। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिनोट करते हैं हम लोग किससे, म्यू आर से कहते हैं। ठीक, तो जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी आपकी होती है इसे हम लोग म्यू आर से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं दो तरीकों से बेटा। ठीक, एक बोलेंगे कि जो हमारी परमेबिलिटी है किसी सब्सटेंस की, ठीक, और जो हमें उसी को, जैसे रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू अपान म्यू नॉट, यानी कि किसी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक मटेरियल आपने लिया उस सब्सटेंस की जो हमारी परमेबिलिटी है और जो फ्री स्पेस के लिए परमेबिलिटी आपकी होती है, उन दोनों के रेशियो को हम लोग रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कह लेंगे। एक इसके बेस पे, और दूसरा जो होता है फील्ड के बेस पे कहते हैं म्यू आर इक्वल टू वी अपान वी नॉट, यानी कि उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के उस सब्सटेंस में आपका जो आपका डेवलप हो रहा है फील्ड, ठीक, और जो हमने उसी को फ्री स्पेस में रखने पर डेवलप हो रहा, तो उनके रेशियो के बेस पे भी हम डिनोट करते हैं। तो दो तरह से डिफाइन करते हैं, तो लिख लीजिएगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो नीचे लिखना it is defined as the ratio of the magnetic permeability mu of the substance to the permeability of free space mu naught, to the permeability of free space mu naught, to the permeability of free space mu naught। नीचे लिखो that is mu r equal to mu upon mu naught,
म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान कितना, म्यू नॉट, यानी कि उस सब्सटेंस में जो आपकी क्या है परमिबिलिटी है और जो फ्री स्पेस की परमिबिलिटी है, उन दोनों के रेशियो को हम लोग रिलेटिव परमिबिलिटी कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे उसी को, रिलेटिव परमिबिलिटी कहा जाता है कि उस क्या मटेरियल जो है उसकी जो परमिबिलिटी है और जो फ्री स्पेस की परमिबिलिटी है, उन दोनों का रेशियो ले लीजिए, जो मिलेगा उसी को हम लोग रिलेटिव परमिबिलिटी कह लेंगे। क्या बोलेंगे उसे, रिलेटिव परमिबिलिटी बोला जाता है। ठीक, जैसे रिलेटिव डेंसिटी आपने पढ़ा होगा। ठीक, मतलब जनरली हम लोग वाटर के टब में ले लेते हैं, वाटर की चूंकि यूनिट होती है तो वाटर के टब में जितनी डेंसिटी ज़्यादा है हम बोलेंगे उसकी वो रिलेटिव हो गई। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे रिलेटिव परमिबिलिटी लेते हैं, यानी कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो परमिबिलिटी है और उस मीडियम की जो परमिबिलिटी है, पर मीडियम की परमिबिलिटी यानी सब्सटेंस की अपान क्या वैक्यूम का, उनके रेशियो को हम लोग रिलेटिव परमिबिलिटी कह लेंगे। हो जाएगा। ठीक, जग रही है बेटा, जग रही है? अच्छा, खाली आंखों से या दिमाग से भी, कि दोनों से? बताओ, दोनों से, और घर पे भी दोनों से जगते रहा करो, है ना। ठीक, देखो बेटा दो चीज़ें हैं, अभी हम अपना क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे अकॉर्डिंग हमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। सिलेक्शन पाने के लिए क्या बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है, और सिलेक्शन पाना टेढ़ा नहीं है बट बहुत आसान भी नहीं है। ऐसा नहीं कि असंभव आप कर नहीं सकते हो, बट आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ेगा। गलतियां हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंग दुनिया चले। ठीक, बट हमारे अकॉर्डिंग दुनिया चलना होता तो हम कहीं ऐसे जगह पे होते जहाँ पे हमारी बातें सब कोई मानता, बट ऐसा तो शायद बहुत रेयर होता है ना कि किसी एक की बातें सब कोई सुने। जैसे आप घर में हो, आप एक छोटा सा घर होता है, घर में 2 4 6 8 मेंबर होते हैं, तब भी पता लगता है जो एक बोलते हैं तो दूसरा उसका सामने नहीं बोल पाता तो पीछे ही जाके कहता है पता नहीं बहुत बोलते हैं, है ना। तो ऐसा तो बहुत कम होता है, तो इसलिए लेकिन हमें क्या है, जिस जो बनना है उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आपको बनना है तो आपको बदलना पड़ेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक, अब डॉक्टर आपको बनना है, आप सोचो नीट एग्जाम आपके अकॉर्डिंग होगा, ऐसा संभव है क्या? ठीक, तो नीट एग्जाम जो हो रहा है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मेंटेन होगा कि हमारी तैयारी इतनी है तो भैया पेपर आसान आ जाए, मेरिट लो हो जाए, हम हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। ठीक, और चेंज कैसे करेंगे, सो के जी कि नानी के यहाँ घूम के, है ना। तो रेगुलर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और जो करता है वो हो जाता है। ठीक, जो करता है वो हो जाता है। आपको बोला ना 1 साल में भी अच्छा होता है और 5 साल में भी नहीं होता है। ठीक, वो डिपेंड करता है आप कितना बेटर तरीके से एफर्ट कर रहे हो। ठीक, हाँ 1 साल में होने के लिए कंडीशन होती है भैया आपको 11th 12th बहुत क्या हो, परफेक्ट हो, मतलब वो परफेक्ट हो, उसमें इट विट ना रहे। ठीक है, जो आपका है 11th 12th का सिलेबस वो आपका परफेक्टली हर तरफ से बैलेंस और मेंटेन हो, तब आप क्या करते हो 1 साल मेहनत करते हो निकल जाते हो। लेकिन अगर आपने वहाँ पे क्या कहते हैं हिंदी में गद्दारी किया है पढ़ने के लिए, तो फिर आपको यहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे फिजिक्स से बड़ा डर लगता है, बहुत है डरावना है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, हकीकत यही है कि फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ, नहीं कहता कोई नहीं कहा। हाँ बेटा, लगाने में अच्छा लगता है, इधर हाँ। जाओ उधर जाओ, दिमाग लगाओ पर गलत हो जाता है। गलत हो जाता ये करना सही हो, इतने ज्यादा क्या क्या हुआ? हाँ, एक्चुअली एक गलती क्या होती है ना, जैसे होता है कभी कभी कुछ चीज़ों से हम लोग को पहले से डरा दिया जाता है। जब हम लोग 11th 12th में होते हैं तभी से आपको डरा दिया जाता है, क्योंकि बोर्ड में इतना फैक्टर नहीं है कि आप न्यूमेरिकल बहुत आएगा तभी आप पास होंगे। तो सबको ये होता है, उसमें 2 चीज़ें होती है, थोड़ी सी टीचर की भी गलती होती है, और बच्चा तो भाई इमेच्योर होता है, उसको जैसा हम सिखा देंगे वैसा वो सीख लेगा। ठीक, तो उसमें क्या होता है 11th 12th में थ्योरी क्या डेरिवेशन करा दिया बेटा, 70% इसमें से आ जाएगा, 30% कोई बात नहीं, हम 30 में 30 न्यूमेरिकल में दे देंगे, उसमें दे देंगे प्रैक्टिकल में, तो हमारा आराम से 80-85 मिल जाएगा। और बच्चा सुनता 80-85 मिल जाएगा तो फिर बाकी की टेंशन कहाँ है, करता ही नहीं है। और वो यहाँ क्या है जस्ट उल्टा हो जाता है कि आप थ्योरी पढ़ के क्या 40% भी नहीं पाएंगे। ठीक, मतलब अब ये ज्यादा हो गया है।
जैसे एक ही क्लास में 3 तरह के बच्चे बैठे हैं, एक वो बैठे हैं जिनको वो ले लिए हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए कि 12th निकाल लेना है, एक ऐसे बैठे हैं जिनको वो सब्जेक्ट लेकर के आगे कंपटीशन में, एक ऐसे बैठे हैं उसके बाद ग्रेजुएशन। आप प्रॉब्लम ये होता है बेटा ना, जैसे अभी अपने यहाँ इतने कहीं भी किसी हर एक स्कूल की नहीं, आप सबसे स्टैंडर्ड स्कूल यहीं का नहीं कहीं का भी ले लो, तो इस टाइप के कहीं बच्चे नहीं मिलेंगे सब एक ओरिएंटेड हों। तो वही टीचर ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर टीचर भी चाहेगा तो भी नहीं पढ़ा पाएगा, और नहीं चाहेगा तो बतिया अलग है। जैसे अगर टीचर चाह रहा है कि हम आपको बहुत कुछ बता दें, अब पता लगा आप पढ़ना चाहोगे तभी तो बताएगा ना, तो पता लगा तो उसमें भी कहीं अगर कोई टीचर आपके पास अच्छा मिल भी गया बाय द वे कि आपको पढ़ाना चाह रहा है, तो आप पढ़ना नहीं चाहोगे तो फिर वो भी चाहेगा कहाँ के लिए हम टेंशन लें, आसानी से हम भी पढ़ा देते हैं, है ना। तो एक ड्रॉबैक ही आ जाता है बेटा, अगर आप 11 12 थोड़ा सा फोकस करके पढ़ा दिया जाए, ठीक, तो फिर इतनी दिक्कतें ना हो। इतनी दिक्कतें जो आप लोग कहते हैं ना बहुत डरावना है, हकीकत में डरावना नहीं है, ठीक, लेकिन हमको शुरू से ही डरावना कह के उसको डरा दिया जाए, जैसे कह दिया ये बहुत दुष्ट लड़की है, नहीं माइंड मत करना बेटा, तो सीधी है, ये बहुत दुष्ट लड़की है। अब क्लास में आया पहले दिन इनको इंट्रोड्यूस करते, भैया बहुत दुष्ट, इससे कोई बोलना नहीं तो ये बहुत मारती है। अब क्या हुआ, ये निगेटिव इनका वो हो गया। अब अगर ये सही भी करेगी तब भी इसको मेंटेन करने में कुछ टाइम लगेगा कि पता नहीं यार ये मारे ना या कुछ उल्टा पलटा ना कह दें, ठीक। अब वो जब आप समझेंगे समझते समझते तब तक, ठीक। यही कहानी आपको फिजिक्स के लिए सुना दी जाती है, भैया इसमें मैथ भी है, तुमने मैथ छोड़ के इसीलिए तो बायो लिया था, और जहाँ आपने सुना कि इसमें मैथ भी है तो आधा तो ऐसा हो गया कि भैया इसलिए भागे थे कि मैथ छोड़ दिया था कि अब मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर पढ़ना पड़ेगा, तो आधा तो वहीं से हो गया। दूसरा होता है कि आधे लोग न्यूमेरिकल लगाना नहीं चाहते, अगर टीचर लगवाता है तो भी, ठीक, तो टीचर भी सोचता है भैया पास होने भर का हमारी टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी, आगे जाना तुम झेलना तुम्हारी मर्जी, ठीक। तो कई हम लोग को बेसिक मैथ पता ही नहीं है था, मैथ वाले लगा के बैठे तो उनको सब समझ में आता था, और बायो वालों को पता नहीं था ये आप हंस रहा है, ऐसा नहीं क्लास चल रहा था कोरोना टाइम वाला। अरे तो 11th हम लोग कैसे निकल गए, 12th में कैसे पास हुआ, जब यूट्यूब से देखे लेक्चर बेसिक मैथ पूरा प्रॉपर लेक्चर है, तो लेक्चर लिए तब समझ में आया कि basic math तो वही चीज़ें होती बेटा ना। चलो फिलहाल थोड़ा सा मेहनत करो भाई, उसका दूसरा विकल्प नहीं है। हम पुराने दिनों को याद करके नहीं बदल सकते हैं, आज के दिन को चेंज करके क्या आगे के लिए कुछ बदल सकते हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट करिए जो चीज़ें हैं। चल देखो तो ये हो गया बेटा म्यू आर, दूसरा लिख लिया आर करके दूसरा डिफिनेशन लिख लो बेटा, हो गया आर करके दूसरा डिफिनेशन लिख लिया। द रिलेटिव परमिबिलिटी of a substance, relative permeability of a substance is defined as, relative permeability of a substance is defined as the ratio of the magnetic flux density B, capital B, in the substance when placed in a magnetic field, and the flux density V naught, when placed in the क्या लिखा है magnetic field and the flux density V naught in vacuum in the same field, चलिए दैट इज म्यू आर की जो वैल्यू होगी बेटा वो V अपान, यानी उस सब्सटेंस में जब रखने पे हुआ था और जब उसी को हम लोग वैक्यूम में रखा सेम फील्ड में, तब जो डेवलप हो रहा है उनके रेशियो को हम लोग म्यू आर है बेटा, तो उसी को क्या बोल देंगे आप, रिलेटिव परमिबिलिटी बोल देंगे, ठीक, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी बोलते हैं। अभी हमने पीछे स्टार्ट किया तब समझाया था बेटा, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनको अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे तो वो रिपेल होते वीकली,
रिपेल होने का मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके डायरेक्शन में इंड्यूस नहीं होगा बल्कि उससे अपोजिट में हो रहा है। तो अपोजिट में होगा इसका मतलब टेंडेंसी क्या हो गया, जैसे हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, अब आप हिस्ट्री सुन रहे हो, जाके पढ़ रहे हो, तो फिर हमारे से तो अपोजिट हुए ना, तो सीखेंगे क्या फिजिक्स? नहीं सीखेंगे। तो कंडीशन क्या हो गया, यानी कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो डायमेंटेड सरफेसेस होते हैं उनके लिए जो वैल्यू आपकी होती है बेटा वो लेस देन 1 होता है, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करोगे उसे रखेंगे। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, मैग्नेटाइज होंगे, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, इंड्यूस होगी। और जो फेरो होला उसमें और ज्यादा इंडक्शन होगा, तो उस कंडीशन में म्यू आर की जो वैल्यू होगी फार डायामैग्नेटिक, पहले लिख लेते हैं हम लोग फार किसके लिए, डायामैग्नेटिक। अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन कितना होगा, 1 होगा। जब हम लोग बात करते हैं बेटा फार पैरामैग्नेटिक, आप पूरा लिख लीजिएगा, म्यू आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 होता है। और जब हम लोग बात करेंगे फार किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात करें तो म्यू आर मच ग्रेटर देन क्या हो जाता है, यानी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी हम लोग मटेरियल को डिवाइड कर लेते हैं। अगर किसी मटेरियल की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 दी गई है इसका मतलब वो मटेरियल कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अगर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मोर देन 1 दी गई है तो इसका मतलब वो मटेरियल पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक। अगर आपके रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मच ग्रेटर देन 1 दी गई है तो वो कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा। तो डाया हुआ तो लेस देन 1, पैरा हुआ तो मोर देन 1 बेटा, और फेरो हुआ तो मच मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक। बट अगर हम लोगों को खाली ग्रेटर देन 1 दे दिया गया है, मच ग्रेटर नहीं दिया गया है, तब हम लोग क्या उसे पैरा ऑब्लिक, अगर पैरा ऑप्शन नहीं है तो फेरो में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कैसा होगा क्या होगा, ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे नोट कर लो बेटा। हो जाएगा। चलिए आगे लिखिएगा, नेक्स्ट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या लिखेंगे बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बुक इसकी अब कल पहले क्वेश्चन करा देंगे तब आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट बता देता है, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्ट SUSCEPTIBILITY, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसी को साइयम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इसे हम लोग साई एम से डिनोट करें, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते थे ना केमिस्ट्री में साई से, ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है सुनो, ये होता है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिनोट करते हैं, ठीक है, हाउ एनी मटेरियल कैन बी इजीली मैग्नेटाइज, किसी मटेरियल को कितनी आसानी से हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसकी टेंडेंसी को ये डिनोट करता है। कोई भी मटेरियल है कितना आसानी से उसे मैग्नेटाइज किया जा सकता है ना, ये उसकी टेंडेंसी को डिनोट करता है। जैसे मान लो दो मटेरियल है, दोनों मैग्नेटाइज किए जा सकते हैं, लेकिन एक आसानी से हो सकता है दूसरा मुश्किल से। जैसे आपने टेम्परेरी मैग्नेट पढ़ा होगा, परमानेंट मैग्नेट पढ़ा होगा, सुना है, कुछ याद आ रहा है? एक टेम्परेरी मैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट। जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं बेटा वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, लेकिन इजीली वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। जैसे आपस में हम लोग देखते हैं लाइफ में, जो लोग आपके घर में या आपके जानने वाले जल्दी गुस्सा होते हैं वो जल्दी से मान भी जाते हैं, ठीक। लेकिन जो गुस्सा नहीं होते हैं अगर एक बार हो जाते हैं तो फिर बनाना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो नेचर जैसे हम लोगों में आया जाता है ऐसे मटेरियल में पाया जाता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं इजीली मैग्नेटाइज होते हैं, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो उसे हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं मैग्नेटाइजेशन टिपिकल होता है, ठीक,
लेकिन एक बार मैग्नेटाइज हो गए तो इजीली वो डीमैग्नेटाइज नहीं होते। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या परमानेंट मैग्नेट के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, ठीक। जैसे स्टील, तो स्टील जो होता है यूज करते हैं हम लोग कैसे परमानेंट मैग्नेट में, और जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है उसे यूज करते हैं किसमें टेम्परेरी मैग्नेट में। तो टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्मेशन में सॉफ्ट आयरन और परमानेंट में हम लोग स्टील यूज कर रहे हैं। तो वो कंडीशन उसी के बेस पे यहाँ पे डिनोट किया जाता है बेटा, ठीक। वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेस पे हम लोग डिनोट करेंगे। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा आसानी से क्या किया जा सकेगा मैग्नेटाइज किया जा सकेगा। तो लिखिएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लिखना, इट इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली a substance is magnetized in a magnetizing field. How easily a substance is magnetized in magnetizing field. कितना आसानी से हम लोग किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में बेटा क्या कर सकते हैं मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक। नीचे लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन to the magnetic intensity of magnetizing field, नीचे लिखिए दैट इज psi m इक्वल टू I by H। psi m इक्वल टू क्या होगा बेटा I by H। तो जो psi m होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो I by H से क्या हो जाएगा आपका इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं psi m। जो आपके बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उसके लिए वैल्यू नेगेटिव होती है, स्मॉल एंड नेगेटिव। पैरामैग्नेटिक के लिए जो होगा स्मॉल एंड पॉजिटिव, फेरोमैग्नेटिक के लिए लार्ज एंड पॉजिटिव, ठीक। वहीं पे चाहे लिख लो या तो कल लिख लीजिएगा, लिख लीजिए फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस psi m इज स्मॉल एंड नेगेटिव, लिख लो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस psi m is small and negative. For paramagnetic substances small and positive, and for ferromagnetic substances large and positive.